आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 146। कह रहा है ए एंड बी जीन आर लिंक्ड। तो ए और बी जीन आपस में संलग्न है। कह रहा है व्हाट शैल बी जीनोटाइप ऑफ प्रोजेनी इन ए क्रॉस बिटवीन कैपिटल बी ऑब्लिक स्मॉल बी एंड स्मॉल बी ऑब्लिक स्मॉल बी। तो देखिए ध्यान दीजिए, इस बात को समझना है कि ए और बी जीन आपस में लिंक्ड हैं, तब क्रॉस करवाया जा रहा है कैपिटल बी ऑब्लिक स्मॉल बी और स्मॉल बी ऑब्लिक स्मॉल बी के बीच में। तो ये हमको बताना है। तो देखिए इसको हम लोग देखते हैं। ए बी और इसमें ए बी तो क्रॉस कराएंगे तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इस प्रकार इसकी वजह से कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी हो जाएगा। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इसकी वजह से देखते हैं। स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। तो इसकी वजह से स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं जैसा हमने बना के दिखाया आपको। अब देखें सॉल्यूशन में बता रहा है कि द टेंडेंसी ऑफ पोटेंशियल कॉम्बिनेशन टू रिमेन टुगेदर which is expressed in term of low frequency of recombination या न्यू कॉम्बिनेशन is called linkage। तो देखिए लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था कि अगर जीन सेम लोकस में एक ही क्रोमोसोम में स्थित होती हैं तो वो आपस में अलग नहीं हो पाती, एक साथ चली जाती हैं, साथ लगी हुई यानी सहलग्न। तो इसीलिए लिंकेज को जो है हम लोग हिंदी में सहलग्नता बोलते थे। तो ये प्रक्रिया होती है। तो अगर लिंकेज ज़्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा। तो वही कह रहा है लो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन या न्यू कॉम्बिनेशन। जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम शोज लिंकेज। These genes are called linkage genes. Since A and B gene are linked, they will be passed on together in the progeny। तो चूँकि A और B जो है ये कैपिटल वाले ये लिंक्ड जीन के अंतर्गत आ रहे हैं जैसा बता रहा है, तो ये अपने प्रोजेनी यानी बच्चों में साथ साथ जाएंगे। तो यह बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा जैसा अभी हमने करके दिखाया। और यहाँ देखिए बता रहा है कि ए बी स्मॉल वाले इनका क्रॉस कराया गया ए बी स्मॉल वालों से। तो देखिए इसमें क्या होगा, पहले गैमीट बनेंगे तो ये गैमीट में साथ में चले जाएंगे तो ए बी साथ में ही रहेगा और इधर ए बी ये साथ में रहेगा इधर। और ए और बी लिंक्ड हैं तो आपस में साथ साथ रहेंगे। अब देखिए क्या होगा, इनके जो प्रोजेनी बनेंगे तो इसका इसके साथ क्रॉस होगा तो कैपिटल ए कैपिटल बी और ये स्मॉल बी इस तरह। और इसका इसके साथ होगा तो ये देखिए दिखाया गया है स्मॉल बी यानी ए और बी साथ में ही रहेंगे।
तो इस तरह से हम लोग क्रॉस करेंगे जैसा यहाँ पर दिखाया गया। फिर से एक बार समझिए, ए बी है, इधर स्मॉल है स्मॉल बी है, इधर स्मॉल है स्मॉल बी है, स्मॉल है स्मॉल बी है, दोनों सारे स्मॉल है। अब इनके गैमीट बनाएंगे तो दोनों अलग होंगे, तो कैपिटल है कैपिटल बी और ये स्मॉल है स्मॉल बी रहेंगे। इसी प्रकार इसके बनाएंगे तो स्मॉल है स्मॉल बी, स्मॉल है स्मॉल बी। अब इनका क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल है कैपिटल बी का क्रॉस स्मॉल है स्मॉल बी के साथ, तो ये कैपिटल है कैपिटल बी और ये स्मॉल है स्मॉल बी। इसी प्रकार ये इधर स्मॉल है स्मॉल बी और ये स्मॉल है स्मॉल बी रहेगा, जैसा हमने पुनेट स्क्वायर वाले चित्र से समझाया। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 147। कह रहा है व्हेन डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स एक्सप्रेस इटसेल्फ टुगेदर इट इज कॉल्ड। अगर डोमिनेंट और रिसेसिव एलील साथ साथ एक्सप्रेस होते हैं तो इसको हम लोग कहते क्या हैं? तो साथ साथ का मतलब ये होता है कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या था? ब्लड ग्रुप था। तो अगर डोमिनेंट और रिसेसिव एलील एक साथ एक्सप्रेस होते हैं तो उसे हम कोडोमिनेंस बोलते हैं। पहला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है और एनसीईआरटी में हमने पढ़ा भी है। तो कोडोमिनेंस ए कंडीशन इन विच बोथ एलील ऑफ ए जीन पेयर इन ए हेट्रोजाइगस आर फुल्ली एक्सप्रेस्ड। तो हेट्रोजाइगस यानी विषम रूपी कंडीशन में भी, विषम युग्मकी कंडीशन में भी जो जीन एलील होते हैं, एलील ऑफ ए जीन पेयर, किसी जीन के जो दो एलील होते हैं वो साथ साथ एक्सप्रेस होते हैं, विद नाइदर वन बीइंग डोमिनेंट और रिसेसिव टू बी द अदर। और ऐसी स्थिति नहीं बनती कि एक प्रभावी हो दूसरी अप्रभावी हो, दोनों अपने लक्षण प्रकट करते हैं। कोडोमिनेंस इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्जन ऑफ जीन। जो कोडोमिनेंस होता है, सहप्रभाविता होता है, वो जीन के दो वर्जन जो होते हैं उनका आपस में रिलेशनशिप होता है। इंडिविजुअल्स रिसीव वन वर्जन ऑफ ए जीन कॉल्ड एन एलील। जो इंडिविजुअल होता है वो जीन के किसी एक वर्जन को रिसीव करता है जिसको एलील कहते हैं, फ्रॉम ईच पेरेंट, प्रत्येक जनक से। इफ द एलील आर डिफरेंट, अगर एलील्स डिफरेंट हैं तो द डोमिनेंट एलील्स यूजुअली विल बी एक्सप्रेस्ड। अगर उनको अलग अलग कर दिया जाए तो डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस होगा, रिसेसिव नहीं एक्सप्रेस होगा। लेकिन अगर साथ साथ हैं तो दोनों एक्सप्रेस होते हैं। व्हाइल द इफेक्ट ऑफ द अदर एलील्स कॉल्ड रिसेसिव, और दूसरे वाले को रिसेसिव कहेंगे, इज मास्क्ड। तो कहने का मतलब यह है कि जब दोनों जीन साथ साथ रहेंगे तो उनके जो एलील हैं वो दोनों अपने लक्षण प्रकट करेंगे, लेकिन अलग अलग अगर हो जाएंगे तो डोमिनेंट वाला प्रकट करेगा, रिसेसिव वाला नहीं करेगा। कुल मिला के जब अलग अलग रहेंगे तो रिसेसिव वाला अपना रिसेसिव जैसा कैरेक्टर दिखाएगा, डोमिनेंट वाला कैरेक्टर दिखाएगा। लेकिन अगर साथ साथ आ जाएंगे तो रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों दिखाएगा। जैसे ब्लड ग्रुप में देखते थे कि अगर IA और I होता था तो देखिए एक रिसेसिव है फिर भी ब्लड ग्रुप A होता था। अगर IB और I है तो ब्लड ग्रुप B होता था, भले एक रिसेसिव है। और अगर IA होता था तब भी ब्लड ग्रुप A होता था। IB और IB होता था तब भी ब्लड ग्रुप B होता था। मतलब देखिए डोमिनेंट है दोनों तब भी A है और एक रिसेसिव है तब भी A है। लेकिन अगर A और B आ जाते थे साथ में, IA IB, तो हमारा ब्लड ग्रुप AB हो जाता था। तब ब्लड ग्रुप AB यानी A और B दोनों लक्षण साथ साथ प्रकट, इसीलिए कोडोमिनेंस बोलते हैं। अब अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 148। कह रहा है रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन इज। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो क्या होता है हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, इसलिए ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, परंतु फिर भी बारीकी से एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। अगर हो तो भूल से हम नहीं कह सकते,
वैसे है नहीं, तो फिर भी आ गया है तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए ये 9:7 का रेशियो होता है। जैसे हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट पढ़ते हैं तो 9:3:3:1 का रेशियो होता था, लेकिन जब कॉम्प्लीमेंट्री जीन वाली स्थिति आ जाएगी तो 9 और 7 का रेशियो होता है। इसका सोल्यूशन पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है इफ टू जीन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लोकाई प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। अगर दो जीन अलग अलग लोकाई पर यानी लोकस पे स्थित हैं और प्रभाव उसका एक ही तरह है, व्हेन प्रेजेंट एलोन, तो जब अलग अलग स्थित हैं तब तो उनके प्रभाव एक ही तरह है, लेकिन अगर वो अकेले हों, व्हेन प्रेजेंट एलोन बट इंटरैक्ट टू फॉर्म ए न्यू ट्रेट व्हेन प्रेजेंट टुगेदर। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो अलग अलग लोकस पे स्थित होंगे जीन, तो उनका प्रभाव अपना अलग अलग होगा। तो कहने का मतलब देखिए इसको समझिए कि अगर जो है डिफरेंट लोकाई पर स्थित होंगे वो जीन, तो सेम इफेक्ट होगा दोनों जीन का, लेकिन अगर अलग अलग स्थित होंगे, अगर एक साथ स्थित हो जाएंगे एक ही लोकाई पर, तो कोई नया ट्रेट यानी नया लक्षण प्रकट होगा। तो इफ टू जीन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लोकाई प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट, अगर डिफरेंट डिफरेंट लोकाई पर स्थित होंगे तो एक ही तरह के इफेक्ट होंगे। व्हेन प्रेजेंट एलोन, डिफरेंट डिफरेंट लोकाई पे हों और अकेले हों तब की बात है। बट इंटरैक्ट टू फॉर्म ए न्यू ट्रेट व्हेन प्रेजेंट टुगेदर, लेकिन अगर एक साथ होंगे तो नया लक्षण प्रकट होगा। तो डिफरेंट लोकाई पे अगर अलग अलग है तो सेम लक्षण प्रकट होंगे, और अगर प्रेजेंट टुगेदर अगर साथ साथ हैं तो एक नया लक्षण प्रकट होगा। दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री जीन, इनको कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहते हैं। द F2 रेशियो इज मॉडिफाइड टू 9:7 इंस्टीड ऑफ 9:3:3:1। तो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में जो देखते थे 9:3:3:1 का रेशियो था, फिर वो 9:7 का रेशियो हो जाता है। आपके NCERT में नई में अब नहीं दिया है, इसलिए आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो अपने MTG अंसाल में इसको काट दीजिए। अब 149 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ऑफ जीन डज नॉट टेक प्लेस व्हेन। तो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट जीन जो होगा वो डज नॉट टेक प्लेस, मतलब जैसे 9:9:3:3:1 का रेशियो आता है वो चीज़ नहीं हो पाएगी। कब नहीं हो पाएगी? वही लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन वाली जब स्थिति बनेगी। अगर जीन लिंक्ड है, संलग्न है, तो अलग होकर के नहीं जा पाएगी। तो इनडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र कहाँ हुई? वो तो साथ में है ना, उससे छूट के जा ही नहीं पा रही, तो इंडिपेंडेंट वाली स्थिति नहीं बनेगी। तो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ऑफ जीन कब नहीं होगा? जब जीन आर लिंक्ड एंड लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम। जब सेम क्रोमोसोम में होगी तभी वो आपस में संलग्न होगी, और जब आपस में संलग्न होगी, लिंक्ड होगी, तो फिर वो अलग नहीं जा पाएगी। तो बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट द टू फैक्टर ऑफ ईच ट्रेट assert at random are independent of the factor of other trait at the time of meiosis and get randomly as well as independently arranged in the offspring। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट असार्टमेंट के केस में क्या होता है कि जब गैमीट का फार्मेशन होता है, युग्मक का फार्मेशन होता है, तो उस समय जो ट्रेट होते हैं वो रैंडम मतलब अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंट रूप से जा सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट इज एप्लीकेबल टू ओनली दोज फैक्टर आर जीन विच आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। तो ये जो स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, ये तभी लागू होगा जब क्रोमोसोम जब जीन डिफरेंट क्रोमोसोम पर स्थित हो।
अगर सेम परिस्थिति होंगे तो ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि तब लिंकेज वाली स्थिति आ जाएगी, सहलग्नता वाली। अब 150 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सिकल सेल एनीमिया इंड्यूस्ड टू, तो चेंज ऑफ एमिनो एसिड इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी में भी देख चुके हैं, बार बार उस चीज़ को जो है शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता था कि इसको देख लेते हैं। ग्लूटामिक एसिड की जगह वायलिन आ जाता था 6 नंबर पर, जो पेप्टाइड चेन होती थी, तो पढ़ चुके हैं। तो चेंज ऑफ एमिनो एसिड इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, बार बार उसी चीज़ को। अब देखिए 151 क्वेश्चन, नंबर ऑफ बार बॉडीज इन XXXX फीमेलिश। तो देखिए बार बॉडी अगर फीमेल की बात करें तो N-1 कर दिया करिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो जैसे 4 X क्रोमोसोम है तो बार बॉडी 3 होगी, इस तरह निकालते हैं। बार बॉडी का मतलब होता है कि इनएक्टिव X क्रोमोसोम होता है जो पड़ा रहता है, तो उसी की संख्या जो बार, उसी को बार बॉडी बोलते हैं। और नई एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए आपसे नहीं पूछा जाएगा। बार बॉडी जो मास ऑफ कंडेंस सेक्स क्रोमैटिन, तो जो सेक्स क्रोमैटिन होते हैं वही उनका एक जगह इकट्ठा होकर के कंडेंस्ड हो जाते हैं इन द न्यूक्लियाई, नाभिक में ऑफ नॉर्मल फीमेल में सोमैटिक सेल ड्यू टू इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम, इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम की वजह से। Whenever the number of X chromosome is 2 or more than 2, ध्यान दीजिए, whenever the number of X chromosome is 2 or more than 2, 2 या 2 से अधिक होंगे जब, तो the number of बार बॉडीज 1 less than the number of X chromosome। जब क्रोमोसोम की संख्या 2 या 2 से अधिक होगी, तब अगर हम बार बॉडी की संख्या निकालेंगे तो जितनी संख्या होगी एक्स क्रोमोसोम की, उससे एक कम होगी बार बॉडी। देयरफॉर द नंबर ऑफ बार बॉडी इन XXXX फीमेल इज 3। ध्यान दीजिए 2 या 2 से अधिक होगी तब बात करेंगे, और आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, इसलिए आपसे नहीं पूछा जाएगा। 152 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा मेल XX एंड फीमेल XY सम टाइम आकर ड्यू टू। देखिए मेल वैसे XY होता है, फीमेल XX होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेल XX हो जाता है, फीमेल में XY क्रोमोसोम होते हैं। तो ऐसा कब होता है ये हमको बताना है। तो ट्रांसफ़र ऑफ सेगमेंट इन X एंड Y क्रोमोसोम, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सेगमेंट का मतलब टुकड़ा X वाला Y की तरफ चला जाता है, Y की वाला X की तरफ, तब ऐसा होता है कि मेल XX हो जाता है और फीमेल XY। तो बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ सेगमेंट्स इन X एंड Y क्रोमोसोम। तो देखिए कह रहा है मेल XX एंड फीमेल XY समटाइम्स आकर ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट इन X एंड Y क्रोमोसोम। डिलीशन इज द लॉस ऑफ एन इंटरकैलरी सेगमेंट ऑफ ए क्रोमोसोम which is produced by a double break in the chromosome followed by the union of remaining part। अगर हम डिलीशन की बात करें तो डिलीशन का मतलब होता है कि डिलीट हो जाना, जैसे हम डाटा डिलीट करते हैं मोबाइल से, तो उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ एन इंटरकैलरी सेगमेंट, एक कोई सेगमेंट का उसमें लॉस होता है क्रोमोसोम के, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ए डबल ब्रेक, जो कि 2 जगह से ब्रेक होने पर ऐसा होता है। जैसे ये मान लीजिए क्रोमोसोम है, तो इस जगह 2 जगह से टूट के ये बीच वाला अलग चला जाएगा, फॉलोड बाय द यूनियन ऑफ रिमेनिंग सेगमेंट, और ये रिमेनिंग सेगमेंट बचे रहेंगे। एन्यूप्लॉइडी इज ए कंडीशन ऑफ हाउएवर फ्यू आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम देन द नॉर्मल नंबर जीनोम नंबर ऑफ द स्पीसीज। अब देखिए एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, जैसे डिलीशन में कुछ पार्ट कट के अलग हो जाता है, और एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है नॉर्मल जीनोम में।
तो उसे हम एन्यूप्लाइडी बोलते हैं। तो जो मेल XX और फीमेल XY हो रही है, इसका कारण है ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट्स इन X एंड Y क्रोमोसोम। अब क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सन्स टू ए कपल इज, तो कितने % संभावना है कि 4 लड़के ही हों किसी कपल में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सन्स टू ए कपल इज, तो इसमें देखिए लड़का और लड़की 50-50% की स्थिति बन रही है, या तो लड़का होगा या लड़की होगी। तो 100 का आधा यानी 1/2। तो इसको ऐसे निकालेंगे कि 100 का आधा मतलब आधा होना है 1/2। अब जो है 4 सन की बात हो रही थी, इसकी पावर 4 कर देंगे, तो जितना आएगा वही आंसर होगा। 2 का गुणा 4 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आएगा, 32 नहीं 16। तो 1/16 हमारा आंसर हो जाएगा। तो सी विकल्प हमारा करेक्ट है। देखिए यहाँ पर बता रहा है कि देयर आर 2 पॉसिबिलिटी टू ए कपल फॉर दियर चाइल्ड दैट इज आइदर सन और डॉटर। तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो लड़का होगा या लड़की होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग आइदर सेक्स इज हाफ। तो जाहिर सी बात है लड़का लड़की में से आधे लड़के मतलब 1/2 की प्रोबेबिलिटी है आधे की, तो 1/2 कर दिया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच चाइल्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। प्रत्येक बच्चे की प्रोबेबिलिटी अपने में स्वतंत्र है। हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सन टू ए कपल इज, तो जो 4 बच्चे हैं, 4 सन है, पुत्र होने की संभावना कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने % संभावना है, तो 1/2 की पावर n कर देंगे। n 4 सन की बात कर रहा है तो पावर 4 होगा। तो वेयर n इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जहाँ पर n जो है बच्चों की संख्या है, तो 1/16 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए करके दिखा दिया है, द आंसर सी इज करेक्ट। और 154 आ जाते हैं। कह रहा है ड्यू टू द क्रॉस बिटवीन T कैपिटल R स्मॉल r टाइम्स स्मॉल r, द रिजल्टेंट प्रोजेनी शोज व्हाट % ऑफ टॉल रेड फ्लावर प्लांट्स। इसको बना के देखना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में देखिए बना के दिखाया है, तो इसमें हम ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ T कैपिटल R स्मॉल r है, तो इसके गैमीट जो बनेंगे तो T कैपिटल R के साथ चला जाएगा, T स्मॉल r के साथ। तो ये 2 प्रकार के गैमीट बनेंगे। इसमें स्मॉल r स्मॉल r है, तो T स्मॉल r के साथ T स्मॉल r के साथ। अब 2 तरह के, ये एक ही तरह के गैमीट बने, इसमें 2 तरह के गैमीट बने। अब इनका क्रॉस करा देंगे, वैसे जैसे 4 वो बना करके हम लोग करते थे, चाहे वैसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ पर देखें T कैपिटल R, T स्मॉल r। अब इधर हो जाएगा T स्मॉल r, T स्मॉल r। तो T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। अब इसको देखेंगे तो T स्मॉल r स्मॉल r। अब इसको फिर देखेंगे तो T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। अब इसको देखेंगे तो T स्मॉल r स्मॉल r। देखिए 50% ये है, 50% ये, 2 ये हैं 2 ये हैं, तो जाहिर सी बात है 2:2 यानी 2:2 का है या 1:1 का है या 50:50 का है, एक ही बात है। तो कुल मिला के 50-50% रहेंगे T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r और T स्मॉल r स्मॉल r। तो देखिए इसमें कैपिटल R है और लाल प्रभावी है, तो स्मॉल r अपना लक्षण शो नहीं करेगा।
तो लंबे और लाल फूलों वाले पौधे 50% होंगे और लंबे और सफ़ेद फूलों वाले 50% होंगे, क्योंकि स्मॉल आर हमारा रिसेसिव है, इसलिए पौधे के फूलों का रंग सफ़ेद हो जाएगा। और 155 देखते हैं, कह रहा है अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म विच कैरेक्टर शोज डोमिनेंस, कौन सा कैरेक्टर हमारा प्रभावी लक्षण दिखाएगा। तो ध्यान दीजिए ग्रीन पॉड कलर, इसमें हमने आपको बताया था कि ध्यान देना है, ग्रीन पॉड कलर हमारा डोमिनेंट होगा और ग्रीन सीड कलर हमारा डोमिनेंट होगा, रिसेसिव होगा। इसको एनसीईआरटी में देख लेते हैं। इसमें देखिए बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए यही पूछा जाता है। पॉड कलर ग्रीन देखिए डोमिनेंट है, जबकि सीड कलर ग्रीन रिसेसिव है। सीड कलर में येलो डोमिनेंट है और पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट। इनमें कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए यही पूछा जाता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, हमारा पॉड कलर ग्रीन है, ये हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है जो मेंडल ने लिया था। ये देखिए 7 कलर दिए गए हैं, कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव। एनसीईआरटी में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 156 आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।